पापा, पापा, पापा। अरे कौन है? अरे कौन है? मेरी दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। बेटा तुम ठीक हो ना? क्यों? अरे कोई आए? दरवाजा खोलते क्यों नहीं? उधर से देख। देखो तुमको जो चाहिए मुझसे लेना, मेरे बच्चों को छोड़ दो। जो चाहिए मैं दूंगा, मेरे बच्चों को छोड़ दो प्लीज। मेरे बच्चों को छोड़ दो। खाओ बेटा खाओ। रीमा, अम्मा ने पापा ने खाना खा लिया? अम्मा तो फ्रूट्स लेने मार्केट गई हुई है। बोलकर गई थी दिल्ली वाली चाची जी आने वाली हैं, उनसे मिलते हुए आएंगी। लगता है चाची जी ने खाना खाने के लिए उन्हें वहीं रोक लिया होगा। मैं अभी फोन करके पता करती हूँ। अम्मा तो फोन ही नहीं उठा रही। लगता है मोबाइल पर्स में ही रखकर भूल गई है। कोई बात नहीं, तुम पापा को खाना खिला दो, उनका सोने का टाइम हो गया है। मैं विनोद को फोन करके पूछता हूँ। मैं भी आती हूँ। जी बाबूजी। विनोद, कहाँ हो तुम? अम्मा कहाँ है? माँ तो अभी तक आई नहीं। हम चाची जी के घर से थोड़ा सा दूर खड़े हैं। हाँ, उनकी गली में गाड़ी घुसती नहीं है ना। अच्छा, तुम एक काम करो, चाची जी के यहाँ जाओ और उनसे पूछो कितना टाइम और लगेगा। ठीक है बाबूजी। अरे विनोद, कुछ भूल गई क्या दीदी यहाँ? जी, अम्मा तो अभी आई ही नहीं। हम तो यही पूछने आए थे कि अभी कितना समय लगेगा। उन्हें तो यहाँ से निकले 1-1.5 घंटा हो गया। अम्मा जी को गए 1-1.5 घंटा हो गया। कहाँ गई होंगी? अरे विनोद, अम्मा कहाँ है? क्या अम्मा आई नहीं है? नहीं आई मतलब? अरे हमने तुम्हें चाची जी के यहाँ भेजा था ना अम्मा का पता लगाने के लिए। बाबूजी वो तो वहाँ पे नहीं थी। नहीं थी? हेलो, जी जी जी, हाँ ये उन्हीं का घर है। क्या हुआ क्या है? आइए। लगता है किसी ने आपकी माँ की जान ली है। ये एक हत्या का मामला है। अम्मा, अम्मा, अम्मा ये क्या हो गया? अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, अम्मा आंखें खोलो। अम्मा, अम्मा आंखें खोलो। इंस्पेक्टर साहब, किसने मारा मेरी माँ को? मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा था? नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। लखनऊ के एक पॉश इलाके में संजय खंडेलवाल अपने माता पिता, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। 30 अप्रैल 2013 से पहले खंडेलवाल परिवार में सबकी जिंदगी खुशी से गुजर रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक संजय की मां की रहस्यमयी मौत ने उनके परिवार में मानो भूचाल ला दिया। संजय की मां फल खरीदने के लिए और एक रिश्तेदार से मिलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उनके बजाय उनकी मौत की खबर ही घर पहुंची। आखिर कैसे हुई मंजरी की मौत? घर की दहलीज लांघते ही ऐसा क्या हो गया उनके साथ? क्या कोई अचानक हुई घटना थी या फिर कोई पहले से ही उनकी घात लगाए बैठा था? क्या इसकी वजह थोड़े से पैसे ही थे? संजय जी इस वक्त माफी चाहते हैं।
किस वक्त हम आपको परेशान कर रहे हैं। केस मर्डर का है, इसलिए हमें आपसे कुछ सवाल करने हैं। ये मंजरी जी का पर्स हमें उनकी बॉडी के पास से मिला था। हमने अपनी तरफ से जांच कर ली है, पर्स में पैसे बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार चेक कर लीजिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें गायब हैं। रीमा, कुछ खास गायब नहीं है इसमें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हादसे वाले दिन मंजरी जी ने क्या कोई गहने पहने हुए थे? जी, वो एक सोने की चेन, 2 चूड़ियाँ और टॉप्स पहने रहती थी। उस दिन भी उन्होंने वही पहना हुआ था। मंजरी जी की बॉडी पर हमें कोई भी गहना नहीं मिला। लगता है कि ये हत्या लूट की वजह से की गई। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई सबूत मिलता है हम आपको तुरंत बताते हैं। तुमने मंजरी जी को कहाँ छोड़ा था? साहब, उनकी चाची जी के घर की गली थोड़ी छोटी है, वहाँ पे गाड़ी नहीं घुसती है। मैंने उनको गली के बाहर ही छोड़ दिया था और वहाँ से वो अंदर पैदल ही चली गई। जब वो गाड़ी से उतर के गली के अंदर में जाने लगे, तुमने किसी को उनका पीछा करते हुए देखा, बात करते हुए देखा? नहीं साहब, ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। सर, हमने मंजरी जी के मोबाइल को फिंगरप्रिंट के लिए भेजा था। रिपोर्ट आ गई है और हम पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं। अगर मामला चेन स्नेचिंग या पर्स स्नेचिंग का है तो अपराधी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। ये केस चोरी या लूट का नहीं, क्योंकि मंजरी जी एक बुजुर्ग औरत थी। उनको लूटना बहुत आसान था। मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई साजिश है। पर सर, एक बूढ़ी औरत के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे रीमा, अलमारी की चाबी मिली क्या? नहीं मिली। अरे बेटा, उस दराज में भी देख। चली गई तो गई कहाँ? अरे मिली क्या? ढूंढ रही हूँ। इसमें देखा? चाबी गई तो गई कहाँ? रीमा, एक बात बताओ, उस दिन जो इंस्पेक्टर ने तुम्हें अम्मा का पर्स दिखाया था, उसमें अलमारी के लॉकर की चाबी थी? नहीं, उसमें भी नहीं थी। उसमें भी नहीं थी, तो फिर चाबी गई कहाँ? आपने अच्छी तरीके से ढूंढा, घर में नहीं मिली। लॉकर की चाबी हमेशा अम्मा के पास ही रहती थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि उस दिन भी चाबी अम्मा के पर्स में ही होगी और चोर ने वो भी चुरा ली। ये कौन? ये हमारा नौकर है छोटू, काफी टाइम से हमारे पास। जब ये हादसा हुआ तुम कहाँ थे? हम तो यही खाना बना रहे थे। जी हाँ, उस दिन तो छोटू पूरे दिन घर पे ही था। वैसे आमतौर पर आप काफी पैसा घर में कैश रखते हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारी एक ज्वेलरी की काफी बड़ी दुकान है और उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का भी काफी बड़ा बिजनेस है, तो घर में काफी कैश है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये छोटू आपके यहाँ पर कितने दिनों से है? यही करीब 5 महीने से। 5 महीने से? क्या मैं ऐसे कमरा चेक कर सकता हूँ? हाँ छोटू। जी। आप घर में एक बार दोबारा ढूंढिए, हो सकता है कि चाबी यहीं कहीं मिल जाए। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो मेरे हिसाब से आप लॉकर का ताला चेंज करवा लीजिए और ज़रूरत के हिसाब से ही पैसा घर में रखिए, बाकी बैंक में जमा करा दें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। पहली नजर में ये केस लूट के दौरान हुई हत्या जैसा लग रहा था, लेकिन अलमारी के लॉकर की चाबी के गायब होने का पता चलने के बाद ये केस उतना सीधा नहीं रह गया था जितना लग रहा था। इस एक वाक्य ने
हत्या से जुड़ी कई आशंकाओं के दरवाजे खोल दिए। ऐसा भी हो सकता था कि जब मुजरिम ने मंजरी का पर्स खोला तो चाबी वहीं कहीं गिर गई हो, लेकिन यह भी मुमकिन था कि चाबी के गायब होने के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हो। बाय 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 बाय। मम्मी मम्मी। अरे क्या हुआ बच्चों? आंटी मम्मी दरवाजा नहीं खोल रहे। अच्छा ऐसा करो, यहाँ आ जाओ, यहाँ से फोन कर लो मम्मी को, हो सकता है बेल सुनाई न दे रही हो। अच्छा आंटी आ रहे। आ जाओ आ जाओ। कमाल है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, छोटू भी फोन नहीं उठा रहा। आंटी एक बार आप पापा को फोन करो ना। मम्मी ने पापा को हॉस्पिटल लेके जाना था, कहीं वहीं तो नहीं है अभी तक, पर छोटू को दरवाजा तो खोलना चाहिए था। हेलो विनोद, अरे रीमा और पापा तुम्हारे साथ हैं क्या? नहीं बाबूजी, 2 घंटे करीब हो गए उन्हें अस्पताल से घर छोड़े। अच्छा, अरे छोटू कहाँ थे तुम? हम तो बाजार से सारा काम करके आ रहे हैं। अच्छा चाबी है तुम्हारे पास? हाँ है सब। हाँ जरा खोलो। दरवाजा नहीं खुल रहा। खोलो। आइए साहब। पापा 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 पता तूने ये किसके कहने से किया? क्यों किया तूने? बताइए, तुझे मार मार के पुलिस के हवाले कर दूंगा। बाबूजी मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मैं तो आपके सामने ही बाजार से वापस आ रहा था बाबूजी। झूठ बोलना तू, झूठ बोल रही है। आप इसे छोड़िए, हम देखते हैं इसे। ब्रजेश इसे लेके जा और पता करे कहाँ कहाँ गया था। चल भैया भैया देखिए राशु जी, भैया पापा पापा कहाँ पे? भैया पापा के पास नहीं, भैया पापा के पास जल्दी संभाल अपने आप को। कुमार, घर का हर एक कोना छान मारो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। ठीक है सर, हाँ तिजोरी खोलने की तमाम कोशिशें की गई हैं और रीमा जी ने जितने भी गहने पहन रखी थी सब गायब है। दोनों ही केस में खून होने से पहले आखिरी बार संजय के ड्राइवर विनोद ने ही विक्टिम्स को देखा है। पहले मंजरी जी का खून और आज रीमा जी और लाला जी का खून। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई लिंक है और ये पता लगाना बहुत जरूरी है। साहब, लाला जी और भाभी जी को हॉस्पिटल से जब हमने घर छोड़ा तो लाला जी ने हमसे कुछ दवाइयाँ मंगवाई और कुछ कागजात हमें सिग्नेचर करवाने के लिए भेजा। इतनी देर लगती है साइन करवाने और दवाई लाने में? साहब, जिन भाई साहब से सिग्नेचर करवाना था वो काम से वापस नहीं आए थे तो हमें काफ़ी देर वहाँ पे रुकना पड़ा। उनके आने के बाद सिग्नेचर करवा के जैसे ही कागजात और चाबी देने के लिए मैं घर की तरफ आ रहा था तो संजय बाबूजी का फ़ोन आ गया और हमें यहाँ बुला लिया गया। साहब, हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप उन बाबूजी से पूछ लीजिए जहाँ से अभी हम सिग्नेचर करवा के आ रहे हैं। ठीक, अभी तो तू जा और बाहर हवलदार बैठा हुआ है, उसको वो एड्रेस लिखवा दे जहाँ से तू आया है। ठीक है? ठीक साहब। और अपना भी। चल। ठीक साहब। सर, छोटू ने जिन दुकानदारों के बारे में बताया था सबसे पूछताछ कर ली गई। लगता है छोटू सच कह रहा है। आपके ठीक सामने वाले घर में 2 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ। आपने कुछ देखा या आपको कुछ आवाज सुनाई दी? नहीं इंस्पेक्टर साहब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने अपने मोहल्ले में कुछ दिनों के अंदर में किसी अनजान आदमी को आते जाते देखा या संतोष जी के घर के आसपास में
या उनके घर में आते जाते? नहीं। वैसे तो मोहल्ले में कौन कब कहाँ आ रहा है जा रहा है सबको खबर रहती है, लेकिन हमें तो कोई अनजान आदमी आता जाता नहीं दिखा उनके घर। हिम्मत तो देखिए, दिन दहाड़े ऐसा। अच्छा खासा परिवार है, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम संजय बोल रहे हैं। हाँ जी संजय जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हाथ धोकर हमारे परिवार के पीछे पड़ गया है। पहले माँ पर जानलेवा हमला हुआ और अब हमारी पत्नी और पिताजी। देखिए, हमें अपने बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। आप कुछ कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को, आप समझ रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब? नहीं नहीं संजय जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आपका डर समझते हैं। हम अभी से आपके घर के सिक्योरिटी का इंतजाम कर देते हैं। जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, पुलिस आपके घर में पहरा देगी। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। हाँ बोलिए। सर, सारे कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए गए, छोटू और ड्राइवर विनोद के भी। कॉल रिकॉर्ड से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती जिससे दोनों पर शक किया जा सके। ये समझ नहीं आता कि कौन हो सकता है इनके पीछे। हर बीतते पल के साथ ये केस और पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस अब शक करती तो किस पर और किस बिना पर? पुलिस को पहली नजर में ये केस चोरी का लग रहा था, लेकिन रीमा और संतोष जी की दिन दहाड़े हुई हत्या से इस केस ने एक नया मोड़ ले लिया। पहली नजर में साधारण लूट और हत्या लगने वाला ये केस अब अच्छी तरह से सोची समझी साजिश की शक्ल ले चुका था। एक ऐसी गुत्थी जो पुलिस से सुलझाए नहीं सुलझ रही थी। उधर 3 हत्याओं से बुरी तरह से सहमे संजय के लिए दुख और दहशत का दौर अभी भी जारी था। अरे लाइट चली गई। अरे लाइट को क्या हुआ? अरे कौन है? अरे कौन है? मेरे दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। नीलू, बिट्टू बेटा, अरे बिट्टू बेटा तुम ठीक हो ना? नीलू तुम ठीक हो ना? देखो बेटा तुम ठीक हो ना नीलू? अरे कोई आए? दरवाजा खोल दे क्यों नहीं? अरे खोलो भाई। अरे नीलू बेटा, नीलू, बिट्टू, बिट्टू बेटा, उधर से देख। देखो तुमको जो चाहिए मुझसे लेना, मेरे बच्चों को छोड़ दो। जो चाहिए मैं दूंगा, मेरे बच्चों को छोड़ दो प्लीज। मेरे बच्चों को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। दरवाजा खोलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हम संजय बोल रहे हैं। मेरे घर में पता नहीं कौन घुसा है। मेरे बच्चों की जान खतरे में, मेरे बच्चों को मार रहा है। प्लीज जरा जल्दी आइए। हेलो संजय जी, संजय जी हेलो। यहाँ देख, देखो आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना। अरे हेलो हेलो संजय जी हेलो। कुमार जल्दी से गाड़ी बाहर निकालो। क्या हुआ? सर अंदर से कुछ चीखने की आवाजें सुनी हमने। चाबी तो है हमारे पास, हाँ। लेकिन लगता है कि अंदर से कोई दरवाजा लॉक कर दिया है। हटो यहाँ से, आओ।
लाइट ऑन करो। तुम यहां जाओ, तुम यहां आओ। हाँ? सर, मुजरिम ने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा था ताकि हम अंदर ना पहुंच सके। बहुत बेरहमी से मारा इन मासूमों को। बॉडी को ले जाने का इंतजाम करो। ठीक है सर। हम माफी चाहते हैं। हम जानते हैं कि हम अपने परिवार को क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते आप। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और आपके डिमांड में अब तक पता नहीं लगाया कि मुजरिम कौन है। ज्योति जी, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं, पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। कब कोशिश होगी आपकी कामयाब? हाँ? जब वो हमें भी मार डालेंगे तब। आपको तो हमारे बच्चे कुछ परिवार की हिफाजत के लिए रखा था ना, तो क्या किया उन्होंने? क्या किया? देखिए, हमें बहुत अफसोस है कि हम संजय जी और उनके बच्चों को नहीं बचा पाए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। एक खुशहाल परिवार और 2 हफ्ते के अंदर एक एक करके 6 लोगों का खून। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि कातिल ने मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। कितना शातिर होगा वो मुजरिम कि पुलिस की लाखों कोशिशों और दिन रात घर को पहरा देने के बाद भी वो पुलिस से बच निकला। आखिर किसी की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती थी परिवार से कि उसने पूरे परिवार को खत्म कर डाला। जब संजय जी का फोन आया था, उन्होंने खूनी को अपने सामने देखा और उनकी बातों से लग रहा था कि वो खूनी को पहचानते हैं। और जिस तरह से वो बार बार बेधड़क एक के बाद एक खून करता चला गया, इससे साफ जाहिर होता है कि वो आपके परिवार से किसी तरह की दुश्मनी निकालना चाहता है। मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूं कि आपको किसी पर कोई शक है या किसी के साथ में किसी तरह की कोई दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ बहुत ही अच्छे लोग थे वो। उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक, फिलहाल हमें घर सील करना पड़ेगा। आपको और ज्योति जी को मैं आपके घर पहुंचवा देता हूं। चलिए। चारों तरफ अच्छी तरीके से ढूंढो। जाओ। इधर आओ, ऊपर जाओ, ऊपर ढूंढ, अच्छी तरह से ढूंढ।
जरूर वो यहीं से आया होगा। सर, ये कैश और ये चाबियां छोटू के कमरे से मिली। हो ना हो ये पुराने अलमारी के ताले की चाबी हो। कुमार, फॉरेंसिक टीम से तुरंत जांच करवाओ कि ये पैरों के निशान परिवार के किसी सदस्य से मिलते हैं या नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, चले। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जांच से ये साबित हो गया कि पड़ोस की छत पर पाए गए पैरों के निशान और घर में पाए गए पैरों के निशान एक ही शख्स के थे। इससे ये साफ हो गया कि कातिल ने आने जाने के लिए छत का रास्ता अपनाया था ताकि कोई भी उसे घर में घुसते हुए ना देख सके, और यही वजह थी कि घर के चारों तरफ पहरा दे रही पुलिस उसे नहीं देख पाई। मैंने पूरे घर को चेक कर लिया है। आपने भैया से जब से कहा था कि गहने और कैश बैंक में जमा करवा दे, तब से ऐसी कोई भी कीमती चीज भैया ने घर पे नहीं रखी, और जहां तक मुझे याद है घर से ऐसी कोई चीज गायब भी नहीं हुई, सिवाय छोटू के। छोटू के? जी, छोटू कल रात से गायब, उसका फोन भी नहीं लग रहा। हमने उसके सामान की तलाशी ली, उसके अंदर हमें तिजोरी की पुरानी चाबी और 40,000 रुपये कैश मिले। हमें उस पर पहले से शक था। उसको तो हम ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन क्या? ज्योति जी, घर की छत से हमें एक बड़े साइज का जूता मिला है जो घर के किसी के साइज से मैच नहीं करता, और वो जूता मुजरिम का ही है क्योंकि वो जूता छोटू के साइज का भी नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है कि छोटू ने ये सब कुछ खुद ना करके किसी और से करवाया है। कौन हो सकता है वो? हाँ यादव, बोलो। वहीं रुको, हम अभी आते हैं। ये भीड़ क्यों लगाई यहाँ पर? चलो हटो ऐसे। चलो हटो। चलो ऐसे। चलो पीछे हटो। चलो पीछे हटो। चलो पीछे। सर, छोटू का लाश। कुमार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। सर, छोटू को भी उसी तरह मारा गया जिस तरह से पूरे खंडेलवाल परिवार को मारा गया था। कुमार, सबूतों से ये बात तो क्लियर है कि छोटू का इन सब से कोई ना कोई ताल्लुक तो था, उसका कोई ना कोई साथी भी है। अगर फोन रिकॉर्ड से नहीं तो जब ये हादसा हुआ तुम कहाँ थे? हम तो यही खाना बना रहे थे। जी हाँ, उस दिन तो छोटू पूरे दिन घर पे ही था। बाबूजी, मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी, मैं तो आपके सामने ही बात आते वापस आ रहा था बाबूजी। कुमार, मोहल्ले के सभी दुकानदारों, ड्राइवरों और नौकरों से अच्छी तरीके से बात करो। उनसे ये पता लगाओ कि उन्होंने कभी छोटू को बाहर किसी से बात करते हुए या मिलते हुए देखा था। यस सर। गार्ड, इधर आओ। तुम संजय के नौकर छोटू को जानते हो? नहीं साहब, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। देखो, डरो मत, साफ साफ सच सच कहो। तुमने छोटू को किसी से मिलते जुलते या उससे बातचीत करते कभी देखा है? नहीं साहब, हमने तो बस उसे कभी आते जाते घर से देखा था। किसी से बातचीत करते या मिलते जुलते तो देखा नहीं कभी। ठीक है, जाओ। ठीक है सर। हवलदार, तुम उधर पूछताछ करो, मैं इधर देख रहा हूँ। छोटू के बारे में कुछ जानते हो? जरा मीठी सुपारी देना। साहब, मैंने सुना है कि सेठ जी के घर जो लड़के काम कर रहे थे उसी में से किसी ने ये काम किया है। क्या पकड़ा गया क्या? तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? अरे साहब, वो यहाँ रोज आता है
और कभी कभी तो सेठ जी के पुराने नौकर के साथ आता था। पुराना नौकर कौन? नाम तो साहब पता नहीं, मगर ये मैंने सुना था कि सेठ जी के घर उसी ने चोरी की थी और बाबूजी ने निकाल दिया था उसको। पुराने नौकर के बारे में आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वो इस केस की अहम कड़ी साबित हो सकता है। उसे तो हमने नौकरी से 6 महीने पहले ही निकाल दिया था, और वो ऐसा कुछ करेगा ये मुझे। अच्छा ये बताइए, रमेश के बारे में आप कितना जानती हैं? उसका टेलीफोन नंबर और वो कहाँ रहता है? उसका नंबर तो नहीं है मेरे पास अभी, शायद पुराने फोन में था। वो कहाँ से आया था ये पता है आपको? ये सारे लड़के शायद अम्मा जी के गांव से आते थे। अम्मा जी? हाँ, एक मिनट। नमस्ते मौसी जी। मौसी जी, हमने सिर्फ आपसे ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो जो लड़का हमारे यहाँ काम करता था, रमेश, हाँ वही, वो कहाँ से आया था? रमेश यहीं पर रहता है? जी रमेश का घर यही है? जी हाँ। कहाँ है रमेश? साहब वो तो शहर में रहा था, वहीं काम कर रहे थे। हमें घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? अरे काहे तलाशी, वो का की है? वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा। तलाशी लो। वहीं काम कर रहे थे साहब, लेकिन का हो? अच्छा ये बताओ कि रमेश कितने दिनों से घर पे नहीं आया? साहब वो करीब 2 महीना पहले ही आ रहा। अच्छा, क्या करता है वो? हमें नहीं मालूम है साहब, पर ये पता है कि उस शहर में काम कर रहा था। आपके पास में कोई उसका नंबर या पता वता है? सर अंदर कुछ नहीं मिला। उसका पता? पता तो नहीं है। देखो होगा, देखो देखो अंदर जाके। वो कागज पे कुछ लिख के दिलवा रहा। लाओ लाओ जल्दी लाओ। साहब यह दिया रहा। और का हुआ है साहब? हमारा लड़का कौन मुसीबत में तो नहीं ना है साहब? जल्दी पता चल जाएगा आपको। हेलो रमेश नाम है तुम्हारा? हाँ साहब। चल कहाँ? चल थाने में चल तेरी। लेके जा सको। साहब गलती हो गई साहब। साहब गलती साहब गलती हो गई साहब। साहब गलती हो गई। तेरे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत, तू अब बच नहीं सकता। एक बात बता कि तूने उन लोगों को कैसे और क्यों मारा? तू बताएगा या मैं? साहब मैं उनके घर पे 3 सालों से काम करता था। एक बार एक छोटी सी चोरी क्या कर ली तो उन लोगों ने थप्पड़ मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हमने कुछ नहीं किया है साहब। चोर 3 साल से इस घर में रह रहा है। हमने तुम्हें रहने के लिए घर दिया, कपड़ा दिया, पैसा दिया, और तूने फिर भी? अरे आज इसने चोरी की है, कल को पता नहीं क्या क्या करेगा। ऐसे लोगों पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। निकाल बाहर कर उसको। चल निकल यहाँ से। अरे निकल यहाँ से। साहब जी हमने कुछ नहीं चल किया। निकल, चल निकल, चल। अबे चल निकल यहाँ से, चल बाहर। साहब हमने कुछ नहीं किया। और सुन, आइंदा इस घर के आसपास में दिखाई देना तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, चल निकल। बस उसी दिन से हमने सोच लिया कि इज्जती के बदला लूंगा, और
इसकी सजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। हमने साहब घर पे नज़र रखी, पता चला कि उन्होंने घर पे एक नया लड़का रखा है काम पे। मैंने छोटू से दोस्ती की साहब, उससे मुझे घर पे आने वाले सबकी खबर मिलती रहती थी। और साहब मुझे पता था कि तिजोरी की चाबी अम्मा के पास होती थी। सबसे पहले मैंने एक अच्छा मौका देख के और फिर तिजोरी की चाबी हथियाई। उसके बाद घर में घुसकर साहब चोरी करने का मैंने ऐसा टाइम चुना कि जब घर में ज़्यादा लोग ना हो। साहब लाला और उसकी बहू घर पे थे, मैंने उन्हें भी मार डाला। और जब पैसे चोरी करने के लिए मैं तिजोरी के पास गया तो साहब देखा कि उन लोगों ने तिजोरी के ताले ही बदल दिए थे। तिजोरी तोड़ने की मैंने बहुत कोशिश की साहब, लेकिन तभी दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आई साहब, तो मैं वहाँ से फटाफट भाग गया साहब। और साहब कुछ दिन के बाद फिर मैं घर में घुसा और साहब उस समय मैंने संजय और उसके बच्चों को ख़त्म कर दिया साहब। और साहब उस समय मेरे पास कुछ पैसे थे और तिजोरी की चाबी थी, तो मैंने उसे छोटू के सामान में रख दिया ताकि पुलिस वाले छोटू पे शक करें। तूने छोटू को क्यों मारा? साहब छोटू एक ऐसा था जो मेरे बारे में जानता था, इसलिए मैंने उससे भी मार दिया। लेके जाओ इसको। रमेश को इस सामूहिक हत्याकांड और चोरी के लिए आईपीसी की धारा 302, 326 और धारा 392 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पिछले कुछ सालों के क्राइम रिकॉर्ड्स में ये देखा गया है कि घरवालों के खिलाफ नौकरों के संगीन जुर्म की गिनती बढ़ती जा रही है। पहली बार ये मुद्दा तब सामने आया जब साल 2008 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि हर साल करीब 700 जितने क्रिमिनल केसेस घर के नौकर ही करते। तो किसी को भी अपने घर पर काम पर रखने से पहले उसके अतीत की पूरी जानकारी हासिल कर लें, रेफरेंसेस चेक करें, रजिस्ट्रेशन और पुलिस वेरिफिकेशन कराएं, नौकर के व्यवहार और गतिविधियों पर भी नजर रखें। याद रखिए, आप अपने घर की चाबी या घर नहीं बल्कि अपने परिवार की जान उनके हवाले कर रहे हैं। खंडेलवाल परिवार की एक और बड़ी भूल ये थी कि जब रमेश ने पहली बार चोरी की, उन्होंने तब उसे पुलिस के हवाले नहीं किया, क्योंकि रमेश जैसा हैवान उन्हें नहीं तो किसी और परिवार को अपना शिकार बनाता। इसलिए सतर्क रहे, सजग रहे। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान